नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक त्रिवेदी देश के सबसे बड़े ग्राहक संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का पूर्व राष्ट्रीय सचिव। साथियों, आज के समय में जब कोरोना जैसी महामारी से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं धूल चाट रही हैं, आर्थिक असंतुलन के इस कालखंड में ये आवश्यक हो जाता है कि ग्राहक आंदोलन अपनी भूमिका तय करे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 11 मंदी के दौर आए। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार मंदी का एक दौर औसतन 11.1 माह तक चला है। सन 1980 में मंदी का यह दौर जरूर छोटा था और 6 माह तक ही चला, लेकिन इसके संबंध में यह भी कहा जाता है कि 1981-82 की मंदी की शुरुआत थी, इसलिए ये दौर कम समय में ही सिमट गया। मित्रों, मंदी का जो सबसे लंबा दौर चला है वो 2007 से 2009 तक 18 महीने तक चला। मंदी के इन दौरों में हमने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कसमसाते हुए देखा, लेकिन वर्तमान कोरोना काल में जब उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ गई, बड़े पैमाने पर विस्थापन हुए और आगे भी जल्दी इस प्रक्रिया के दोबारा शुरू होने की उम्मीद नहीं है। मित्रों, इस कोरोना कालखंड में भारत की स्थिति और भी विषम हो जाती है। भारत कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को तो झेल ही रहा है, इसके साथ ही आज उसे चीन और पाकिस्तान के साथ भी युद्ध जैसे हालातों से दो चार होना पड़ रहा है। और सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं, देश की विपक्षी पार्टियों ने भी देश में लगभग आंतरिक संघर्ष के हालात पैदा कर दिए हैं। देश के लिए बहुत कठिन दौर है। अर्थव्यवस्था जो धूल चाट गई है, उसको सुधारने के स्थान पर हम चीन और पाकिस्तान के साथ साथ देश की विरोधी पार्टियों के द्वारा छेड़े गए आंतरिक संघर्ष का मुकाबला करने के लिए मजबूर हैं। और इस पूरे घटनाक्रम से क्या ग्राहक प्रभावित नहीं होता? सबसे अधिक ग्राहक ही प्रभावित होता है। ग्राहक आंदोलन को इस समय जो भूमिका लेनी चाहिए वो महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्रों, कोरोना महामारी के बाद देश में अधिकांश लोगों की जेबें खाली हो गई। जेबें खाली होने का अर्थ ये होता है
के जीवनावश्यक वस्तुओं को जुटाने में कठिनाई का होना। मार्च से खिंच रहे कोरोना के इस दौर के समाप्त होने के आसार लॉकडाउन खुलने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो उद्योग चाहते भी हैं कि उत्पादन शुरू करें, वो श्रमिकों के पलायन के कारण अपने उद्योगों को समुचित रूप से चला पाने में असमर्थ हैं। साथियों, ग्राहक आंदोलन की भूमिका इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्राहक यानी जो भी व्यक्ति जन्मा है वो ग्राहक है। ये ग्राहक पंचायत की परिभाषा कहती है। ग्राहक अर्थात 1,30,00,000 देश के नागरिक। मैं भारत के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं, वरना विश्व की पूरी 6 करोड़ से अधिक जो जनसंख्या है, सभी ग्राहक हैं। मैं भारत के संदर्भ में और भारतीय ग्राहक आंदोलन के संदर्भ में यहां बात कर रहा हूं। हमें इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि अब हमें पूरी व्यवस्था नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। जो कुछ सरकार के पास था भी, वो उसने कोरोना के मैनेजमेंट में और अब चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के मैनेजमेंट में झोंक दिया है। उत्पादन नहीं हो रहा है, बाजार नहीं चल रहे हैं, बिक्री नहीं हो रही है, तो सरकार के पास राजस्व भी नहीं जा रहा है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यदि सरकार नोट छाप छाप करके इस विषम स्थिति से पार उतरने का प्रयास करती है, तो निश्चित समझ लीजिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था धूल चाटने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्राहक आंदोलन इन परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्राहक पंचायत ने हमेशा कहा है कि हमें क्या चाहिए? उत्पादन में बढ़ोतरी, वितरण में समानता, उपभोग पे संयम। जब मैं उत्पादन में बढ़ोतरी की बात कर रहा हूं, तो ये औद्योगिक क्रांति के कालखंड का मात्र औद्योगिक उत्पादन नहीं है। भारत जैसे देश में हमारी अर्थरचना, अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि यानी ग्रामीण आधारित रही है। आज के इस कोरोना महामारी की विषम कालखंड में भी देख लीजिए, हमारे गांव न तो कोरोना महामारी से प्रभावित हैं, ना ही वहां की अर्थव्यवस्था को कोरोना ने प्रभावित किया है। वहां पर भी जो थोड़ा बहुत कोरोना पहुंचा है, वो शहरी लोगों के गांव में जाने के बाद ही पहुंचा है। नहीं तो हमारे गांव पूरे सुरक्षित थे। हमारे गांव सुरक्षित, हमारे गांव की अर्थव्यवस्था सुरक्षित। ये मंत्र है भाई, ये मंत्र है। ये कोरोना एक बार आ गया तो कोरोना जैसी महामारी दोबारा इस विश्व को परेशान नहीं करेंगी, इसकी कोई गारंटी है? जब विश्व इतनी अधिक वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है और कहा जाता है ये कोरोना वायरस मानव निर्मित है, और भी मानव निर्मित वायरस आ सकते हैं। चीन जैसी मानसिकता वाले दूसरे देश भी हो सकते हैं या आगे नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? लिहाजा हमको अपने जीवन, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने लोगों को महामारी प्रूफ बनाना है और हमारा जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था
हमारा देश महामारी प्रूफ कैसे बनता है, ये हमारी ग्रामीण रचना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने हमको बता दिया है, स्पष्ट रूप से बता दिया है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि 70 वर्षों तक हमारे गांव, हमारी कृषि विकसित नहीं हुई जिस तरह से होना चाहिए। आजादी के पहले जीडीपी में 50% योगदान करने वाली कृषि का योगदान आज 10% पे सिमट गया है। अरे ये बता दीजिए, आप ये सोचिएगा, ये विचार कीजिए, अगर हमारी ग्रामीण यानी हमारी कृषि व्यवस्था का उत्पादन भी इस औद्योगिक व्यवस्था के उत्पादन की तरह ठप पड़ जाए, हमारे गांव भी अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना बंद कर दें इन औद्योगिक उत्पादनों की तरह, तो हमारी क्या स्थिति होगी? हमारी छोड़िए, पूरे विश्व की क्या स्थिति होगी? और इस अर्थरचना ने हमको दिया क्या है? अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब बनाया है। विश्व इकोनॉमिक फोरम हर वर्ष अपने आंकड़े जारी करता है और हर वर्ष उसके आंकड़ों में अमीरों की संख्या घटती जाती है, 10-20% के आसपास ही सिमट के रह जाती है। तो इस रचना, अर्थ रचना में जो दोष हैं, जब हमको नए सिरे से ही सब कुछ शुरू करना है, तो इस अर्थ रचना के दोषों को निकालने का यह बहुत अच्छा अवसर है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, जो कमाएगा वो सबको खिलाएगा। यानी जब हमारी अर्थ रचना कृषि आधारित थी तो एक व्यक्ति कमाता था और वो सबको खिला देता था। आज वो स्थितियां नहीं रही हैं। और सिर्फ मैं दीनदयाल जी या भारतीय चिंतकों के उदाहरण हूं, ऐसा नहीं है। विलियम जेम्स ड्यूरेंट अमेरिकी लेखक, दार्शनिक और इतिहासकार हुए हैं। वो क्या लिखते हैं? When one tries to change institutions without having changed the nature of the man, then unchanged nature will soon resurrect those institutions. यानी जब कभी भी कोई अपने यहां के व्यक्तियों के स्वभाव को बदले बिना संस्थाओं के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, तो लोगों का वह पुराना स्वभाव उन संस्थाओं को भी असरहीन बना देता है। देश में यही तो हो रहा है भाई। हमारी सरकार सबसे ज्यादा इसी बात में तो जूझी है कि लोगों का स्वभाव बदले, बदल ही नहीं रहा है। यह बदल रहा है तो बहुत धीमी गति से बदल रहा है, यह लंबा समय लेने वाला है। अगर इसी स्पीड से, अगर इसी गति से लोगों का स्वभाव बदलना चला, तो हमको ये परिवर्तन लाने के पहले, आर्थिक परिवर्तन लाने के पहले, अर्थ रचना में बदलाव करने से पहले लोगों के स्वभाव को बदलना होगा। यानी ग्राहकों के स्वभाव को बदलना होगा। उनके दिल में, उनके मन में इस बदलाव के प्रति स्वीकृति जागृत करनी पड़ेगी। ये काम कौन करेगा? ग्राहक आंदोलन करेगा, ग्राहक आंदोलन करेगा। दोस्तों, जानते हैं इस कोरोना कालखंड में इतना अधिक और इतना बुरा प्रभाव देश पर क्यों पड़ा?
वो प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ के 75%, 75% ऑफ द पॉपुलेशन वो या तो अपने व्यवसाय चलाते हैं या कहीं पर नौकरी करते हैं। और ये जो अपने निजी व्यवसाय, छोटे से स्वयंसेवी व्यवसाय कह लीजिए, चलाने वाले लोग और नौकरी करने वाले लोग हैं, कोरोना के प्रभाव से जैसे ही औद्योगिक उत्पादन और बाजार बंद होने शुरू हो गए, ये 75% लोगों के हाथों में पैसा आने का क्रम बंद हो गया। पैसा आने का क्रम बंद यानी बाजार की खरीदारी बंद। मित्रों, वैसे भी ग्राहक पंचायत हमेशा से कहती गई है कि जो ये अर्थ रचना विश्व में चल रही है, ये लोक कल्याणकारी, सर्वहितकारी नहीं है। और ये हम ही नहीं कह रहे, एल्विन टॉफलर हैं, उन्होंने फ्यूचर शॉक में लिखा है, आधुनिक अर्थ रचना दोषपूर्ण है क्योंकि यह बहुत अधिक अर्थ केंद्रित है। इसमें पूरा ध्यान धन की उपयोगिता और मूल्य पर केंद्रित है। हम देखते हैं ये है, इसको बदलने की आवश्यकता है, इसको मानव केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। और अर्थ रचना को मानव केंद्रित बनाने के लिए एक बड़ा योगदान, सबसे अधिक योगदान ग्राहक संगठनों को करना है। उनको करना है ग्राहकों का माइंडसेट बदल करके, ग्राहकों को कन्विंस करके। तभी हम अपने उस पुराने गौरव को प्राप्त कर सकेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत, परेशानी ये है कि 2008-9 में जब अमेरिकी रिसेशन आया था, उस समय भी अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं रहा था कि इस मंदी से उबरने के लिए क्या करें। और मंदी से उबरने का सिर्फ उनको एक ही उपाय नजर आता है कि बाजार में पैसा झोंकिए, ग्राहकों के हाथों तक पैसा पहुंचाइए। ग्राहकों के हाथ में पैसा होगा तो वो बाजार में जाकर के खरीदारी करेंगे, जिससे मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से उद्योग उत्पादन करेंगे। लेकिन 2008 और 2009 में उनका ये उपाय अधिक काम नहीं आ रहा था। उसी समय मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के अर्थ विभाग ने प्रश्न किया था कि जब इस अर्थव्यवस्था में मंदी जैसी कठिनाइयों के हल ही नहीं है, तो इस अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। ग्राहक पंचायत का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विशेषज्ञों का विषय बना करके रख दिया है और बहुत अधिक गणित केंद्रित बना दिया है। 2+2 4 गणित में तो होते हैं, अर्थशास्त्र में 2+2 4 नहीं होते, क्योंकि और बहुत से फैक्टर होते हैं और बहुत से तत्व होते हैं जो इस 2+2 को 4 बनने से रोकते हैं या 4 से अधिक बढ़ाते हैं। जे.एस. मिल ने कहा था, यह नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक प्रश्नों का हल केवल अर्थशास्त्र के आधार पर ही ढूंढा जा सकता है। अनेकों आर्थिक प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिनके राजनीतिक और सामाजिक पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यानी
आर्थिक प्रश्नों का हल ढूंढने में राजनीतिक और सामाजिक पक्षों का भी उतना ही योगदान है या उनका योगदान कम नहीं होता। उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब ये आधुनिक अर्थशास्त्र में देख लीजिए, जीडीपी की गणना में भारत की जीडीपी हमेशा कम रही थी। इसीलिए तो अविकसित विकासशील सब तरह के तमगे भारत के ऊपर चिपकाए गए, क्योंकि हमारे यहां की जो राजनीतिक और सामाजिक रचना थी वो पश्चिमी देशों से, यूरोपीय देशों से भिन्न थी। और ये जीडीपी की गणना पश्चिमी यूरोपीय देशों के बनाए हुए तरीके के अनुसार की जाती थी। आपको याद है, पहले कभी किसी दूसरे शहर में जाने वाला व्यक्ति होटल में नहीं ठहरता था, बाहर होटल में भोजन नहीं करता था, पता लगा के जाता था। उसको पहले से ही पता, गांव में पता चला कि अशोक जी देहरादून जा रहे हैं तो फौरन गांव के लोग आपस में चर्चा करके, भाई उसके मामा का चाचा वहां रहता है, अशोक जी को उसका पता दे दीजिए, आप उनके यहां चले जाइए। अशोक जी का देहरादून में रहने खाने पीने का खर्च समाप्त। आजकल क्या होता है? आजकल होता है कि अशोक जी देहरादून जाएंगे तो किसी होटल में ठहरेंगे, होटल में खाएंगे पिएंगे, वापस चले आएंगे। जब अशोक जी उस रिश्तेदार के यहां ठहरते थे तो वो खर्चा जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता था, जीडीपी की गणना में नहीं आता था। और अब जब अशोक जी अपनी अंटी ढीली करके होटल में ठहरते हैं, वहां पे भोजन करते हैं, तो ये जीडीपी की कैलकुलेशन गणना में आ जाता है। यानी ये छद्म है। आधुनिक अर्थशास्त्र ने, वर्तमान अर्थशास्त्र ने, जो अर्थशास्त्र आज चल रहा है, इसने जीवन को खर्चीला बनाया है। और जब जीवन खर्चीला बनता है तो सभी नागरिक, सभी ग्राहक सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सभी के पास समुचित मात्रा में, या कहिए सभी के पास उतना धन उपलब्ध नहीं हो सकता जिससे कि वो इन सब संसाधनों की अपने लिए व्यवस्था कर सकें। लिहाजा कुछ ग्राहक कठिनाई में रहते हैं और कुछ ग्राहक आराम से रहते हैं। ये कठिनाई और आराम के बीच का अंतर जो कम करना है, उसके लिए ये उचित अवसर है, ये सही समय है, क्योंकि हमको अर्थव्यवस्था, अर्थरचना का नए सिरे से पुनर्गठन करना है। इस काम में ग्राहक पंचायत और ग्राहक आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलो गांव की ओर। भाई, अगर हमारे गांव विकसित हो जाते हैं तो देश को सिर्फ कोरोना जैसी महामारी से तो राहत मिलेगी, इसके अतिरिक्त शहरों पर बढ़ता दबाव कम होगा, शहरों की जनसंख्या कम होगी। भाई, गांव के लोग क्यों आएंगे शहर में अगर उनको वहीं पर वो सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं जिसके लालच में वो शहर तक आते हैं। तकनीक ने, टेक्नोलॉजी ने इस कार्य को सरल किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपने ग्रामों को विकसित कर सकते हैं। ग्रामों को विकसित करना है हमको, और हमको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान देना है। भाई, ग्राहक पंचायत हमेशा से कहती आई है ना कि औद्योगिक उत्पादनों के उत्पादन मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो आप देखिए, और कृषि उत्पादनों के उत्पादन मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर आप देख लीजिए। इन दोनों औद्योगिक उत्पादनों और कृषि उत्पादनों के मूल्य, उत्पादन मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अंतर है, इनमें जो आपस में तफावत है,
इनमें जो आपस का फर्क है उसको कम करना है। उसको कम करने के साथ ही देश के अधिकतर लोगों की जेब में पैसा पहुंचने लगेगा, उनको संसाधन उपलब्ध होने लगेंगे, उनके जीवन सुखी होने लगेंगे और देश को जिस तरह का विकास चाहिए, जो पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा था, कमाने वाला कमाएगा, सबको खिलाएगा, वो चरितार्थ हो सकता है। ग्राहक आंदोलन को आज इसी पर ध्यान देना है। देश में यह रचना बने और इस रचना को बनाने में भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखाए, ये काम ग्राहक आंदोलन के कार्यकर्ता जो पूरे देश में एक एक गांव कस्बे तक फैले हुए हैं वो कर सकते हैं। वो ग्राहकों के मानसिक परिवर्तन की धुरी बन सकते हैं। इसी में आज के ग्राहक आंदोलन को लगना चाहिए। आज समय की ये आवश्यकता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने बताया था भी ग्राहक पंचायत क्या करती है, उत्पादन में बढ़ोतरी, तो उत्पादन, कृषि उत्पादन में जितना अधिक से अधिक आप बढ़ोतरी कर सकते हैं करिए। औद्योगिक उत्पादन भी आवश्यक है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि औद्योगिक उत्पादन को एक किनारे रख दीजिए, नहीं। सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक उत्पादन भी उतना आवश्यक है। अब चीन और पाकिस्तान का खतरा है तो ये टैंक, हवाई जहाज, बंदूकें, ये हम क्या खेतों में उगाएंगे क्या? इसके लिए उद्योग ही लगेंगे ना। लेकिन इस औद्योगिक उत्पादन की व्यवस्था और कृषि उत्पादन की व्यवस्था, इनमें सामंजस्य बनाना है, संतुलन बनाना है, जो संतुलन सामंजस्य बिगड़ चुका है आज के दिन में। ये कोरोना कालखंड में जब अर्थरचनाएं धूल धूसरित हो चुकी हैं, जमीन पर लेट चुकी हैं, दोबारा उठने के लिए प्रयास कर रही हैं, इस संतुलन को दृष्टि में रखकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम देश को प्रगति की दिशा में ले जाएंगे। मैं अपने निवेदन का अंत डॉक्टर शूमाकर, जिन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल में कहा था, उनके शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। डॉक्टर शूमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा है, अधिकाधिक बड़े उद्योग। उनकी बात मैंने जो अभी कहा है उसी को एंडोर्स करती है। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर शूमाकर ने लिखा है, अधिकाधिक बड़े उद्योग स्वचालित मशीनों की भरमार के कारण उन लोगों की घोर उपेक्षा है जिनके पास सिर्फ श्रम की ही पूंजी है। 75% लोग जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं या स्वयं सेवी रोजगार चलाते हैं, जिनके पास केवल श्रम की ही पूंजी है। डॉक्टर शूमाकर लिखते हैं कि बड़े बड़े उद्योग उनका सबसे अधिक नुकसान करती है। आर्थिक विकास वाले इस अर्थशास्त्र में, जो वर्तमान अर्थशास्त्र है, आर्थिक विकास वाले इस अर्थशास्त्र में निर्धन, गरीब, श्रमजीवी, जो अपने श्रम के द्वारा ही जीवित रहता है, श्रम के द्वारा ही पैसा कमाता है, आर्थिक विकास वाले इस अर्थशास्त्र में निर्धन, श्रमजीवी उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। जबकि अर्थशास्त्र को गरीब लोगों के विकास की कामधेनु बनना चाहिए था। ये डॉक्टर शूमाकर कह रहे हैं। यही विचार पंडित दीनदयाल जी के थे। यही विचार गुरुजी